हेलो एवरीवन। क्लास 11th का चैप्टर सेकेंड चल रहा था और लेक्चर थर्ड के अंदर हमने प्रोटिस्टा किंगडम पढ़ा था। जैसे कि हाँ मैंने आपको बताया जो अलग अलग साइंटिस्ट ने जितने भी जीव इस पूरी पृथ्वी पे मौजूद हैं उनको अलग अलग जगत में बांटा। हम सबसे ज़्यादा मान्यता जिसको मिली है आर.एच. विटकर, जिसको रिसेंट में सबसे ज़्यादा पढ़ाई की जाती है, जिस पर जिसको सबसे ज़्यादा मान्यता मिली है उसी पे पढ़ते हैं लोग और उसी की किंगडम सिस्टम को यूज़ करते हैं हम अभी, जिसे कहते हैं 5 किंगडम सिस्टम और पंच जगत पद्धति। पंच जगत पद्धति में जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों को 5 जगत में रखा गया है। पहला जगत था मोनेरा, दूसरा जगत था प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटिया और पांचवा एनिमेलिया। ओके, तो इसके अंतर्गत हमने मोनेरा किंगडम और उसके लक्षणों को किया। ज़्यादातर सारे के सारे जीवाणु ही उसमें आते हैं। उसमें 2 प्रकार के जीवाणु हमने किया, अध बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। और अध बैक्टीरिया में मैथियोनोजन बैक्टीरिया का उदाहरण लिया जो गोबर गैस यानी कि बायोगैस उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। यू बैक्टीरिया के अंदर दोनों प्रकार के बैक्टीरिया पढ़े हमने, स्वपोषी, परपोषी। और स्वपोषी में भी हमने दोनों प्रकार के पढ़े, प्रकाश संश्लेषण जो कर सकते हैं और रसायन संश्लेषण कर सकते हैं। ओके, परपोषी लाभदायक भी होते हैं कुछ बैक्टीरिया परपोषी और कुछ हानिकारक भी होते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था सेकंड दूसरा जगत प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंतर्गत जो हमने पढ़ा था ये एक कोशिकीय जीव होते हैं परंतु यूकैरियोटिक होते हैं क्योंकि इनकी संरचना पूरी तरह से विकसित होती है, जबकि मोनेरा जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, लेकिन प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक होता है और इनकी कोशिका पूरी तरह से विकसित होती है, संगठित होती है। इसकी केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ होता है। इसके कोशिकांग जो होते हैं, कोशिकांग में दोहरी या एकल झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिका के अंदर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक, अंतःप्रद्रव्य जालिका, गोल्जिकाएं, ये सब कोशिका के अंदर के कोशिकांग हैं जिनमें या तो दोहरी झिल्ली होगी या एकल झिल्ली होगी। तो यह इनमें प्रोटिस्टा में चलने के लिए कसाब और पक्षमाप पाए जाते हैं। कसाब बता दूं, कोशिका के बाहर की तरफ बाल जैसे छोटी संरचना, अगर वो असंख्य हैं तो कसाब कहलाते हैं, छोटे छोटे हैं तो कसाब हैं और लंबे लंबे होते हैं तो पक्षमाप होते हैं, लंबे लंबे बाल जैसे। लेकिन जो पक्षमाप होते हैं वो 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 ही होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। कसाब ज़्यादा हो सकते हैं। इंग्लिश में कसाब को सीलिया कहते हैं और पक्षमाप को फ्लैजिला कहते हैं। जनन के हिसाब से लिया जाए तो प्रोटिस्टा दोनों तरीके का जनन करता था, लैंगिक और अलैंगिक। ओके, प्रोटिस्टा के अंतर्गत हमने लिया था प्रोटिस्टा के जो जगत था उसको, इस जगत के अंतर्गत क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लाजिलेटेड, यूग्लोनॉइड, अवपंख कवक, प्रोटोजोआ, इन 5 वर्गों के अंतर्गत बांटा गया है। क्राइसोफाइट में हमने पढ़ा था इसमें सुनहरे शैवाल आते हैं, जिसकी वजह से डायटमी मृदा होती है, क्योंकि सुनहरे शैवाल के ऊपर की जो कोशिका भित्ति होती है उस पर सिलिका की मात्रा बहुत अधिक होती है। सिलिका आपने देखा होगा, एक पदार्थ जो पॉलिश वगैरह बनाने के काम आती है, चमकीला, चमक होती है जिसमें, है ना। और इसका जो संरचना होती है वो संदूक के माफिक होती है, संदूक कह सकते हैं, या फिर आप कह साबुन की डब्बी एक के ऊपर दूसरी ढक लेती है। और जहाँ जब ये मृत हो जाते हैं तो जहाँ पर इनके अवशेष रहते हैं वो अवशेष, उस मिट्टी के अंदर सिलिका की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि उसको डायटमी मृदा कहते हैं और उससे पॉलिश वगैरह बनाने के काम आता है। यूग्लोनॉइड में हमने पढ़ा था स्वच्छ जल में पाया जाता है, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, और लेकिन इसकी कोशिका भित्ति के ऊपर एक पतली सी परत पाई जाती है जिसे कहते हैं प्रोटीन की, जिसे पैलिकल कहते हैं। कोशिका भित्ति इनमें अनुपस्थित होती है, उसकी जगह पे पैलिकल पाई जाती है, ये भी हमने बताया था। और इसका उदाहरण यूग्लिना लिया था, यूग्लोनॉइड से यूग्लिना। अवपंख कवक के अंदर मृतपोषी हमने बताया था। मृतपोषी सड़े गले चीज़ों के ऊपर उगता है और अनुकूल परिस्थिति में ये आपस में जुड़ के बहुत लंबी श्रृंखला बना लेते हैं, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में वही फट जाते हैं और बीजाणु बिखर जाते हैं
और हवा के द्वारा इधर उधर फैल जाते हैं और फिर अपना ग्रोथ करते हैं, बढ़ते हैं। आज हम ले रहे हैं प्रोटोजोआ। आज हम जो जगत ले रहे हैं वो है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ को 4 समूहों में बांटा गया है। अमीबा, पैरामीशियम, ट्रिप्नोसोमा, ये इनके उदाहरण हैं और इनके 4 समूह हैं। इनकी गति के आधार पे अमीबीय, कसाभिक, पक्षमाभिक, स्पोरोजोआ। तो प्रोटोजोआ के समूह आज पढ़ रहे हैं। ओके, देखिए प्रोटोजोआ का जो कैरेक्टर है वो लिख लीजिए। सभी प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं, परभक्षी होते हैं, या कह सकते हैं परजीव होते हैं। किसी भी प्राणी के अंदर रह के अपना पोषक तत्व लेते हैं। 4 समूहों में बांटा गया है। मैंने बताया अमीबीय प्रोटोजोआ स्वच्छ जल में रह सकते हैं, समुद्री जल में रह सकते हैं और गीली मिट्टी में भी रह सकते हैं। देखिए, इनमें चलने के लिए या अपना शिकार पकड़ने के लिए कूट पाद पाया जाता है अमीबा का, जैसा कि मैं आपको चित्र के द्वारा बताती हूँ। प्रोटोजोआ का पहला समूह अमीबीय। अमीबीय में अमीबा आ जाएगी इसकी उदाहरण। ये अमीबा, मानिए अमीबा का शिकार जो है वो उसके आगे है और अपने शिकार को पकड़ने के लिए वो किस प्रकार के कूटपाद का निर्माण करेगी। मानिए अमीबा का शिकार यहाँ है, तो यह अपने कूटपाद का निर्माण करेगी। कैसे करेगी? हल्का सा अंदर की तरफ अपने अंग को मोड़ेगी और इसको इस खांच के अंदर लेगी। तो ये जो दोनों बनाया उसने कूटपाद बनाया। धीरे धीरे यही कूटपाद और बढ़ जाएंगे और कुछ इस प्रकार की संरचना का निर्माण करेंगे और यह धीरे धीरे इनका शिकार अंदर की तरफ चला जाएगा। ओके, और ये इसका भक्षण कर लेंगे। ये देखिए, ये केंद्रक और ये इसका भक्षण हो गया। इसी प्रकार से तो इनको कूटपाद कहते हैं। यह कूटपाद के निर्माण के द्वारा अपना भक्षण करता है और कूटपाद ही इसके चलने में भी सहायक होते हैं। इसको आगे से आगे जो गति देते हैं ये कूटपाद ही देते हैं। ओके, कूटपाद से अपना शिकार भी ग्रहण करता है। कूटपाद से यह आगे से आगे बढ़ सकता है, चलने में भी सहायक होते हैं, तो कूटपाद कहीं होते हैं। ओके, इनके कुछ इनके इस तरीके की प्रजाति होती है जिसपे सिलिका पाई जाती है। जो इनकी समुद्री प्रजाति होती है उन पे सिलिका की कवच पाई जाती है, सिलिका की परत पाई जाती है। ओके, उदाहरण है एंट अमीबा हिस्टोलिका, जो कि एक परजीव है। एंट अमीबा हिस्टोलिका अमीबा का एक प्रकार है। खूब सारे प्रकार होते हैं अमीबा के। अमीबा का एक प्रकार है एंट अमीबा हिस्टोलिका, जो कि परजीव है, जीवों के शरीर के अंदर रह के अपना पोषण लेती है। ओके, तो यह अमीबा है। अमीबा के बारे में वापस बता दूं मैं। अमीबा स्वच्छ जल में भी रह सकता है, समुद्री जल में और नम स्थल पे रहता है। यह कूटपाद की सहायता से चल पाता है या गमन अंग इसके कूटपाद होते हैं। कूटपाद की सहायता से ही यह शिकार पकड़ सकता है। और कुछ ऐसे जो जीव होते हैं जिनके अमीबा में जो समुद्री होते हैं या समुद्री अमीबा के अंदर उनके शरीर पर, उनके कवच पर सिलिका की परत पाई जाती है। ओके, और प्रोटोजोआ के खास लक्षण मैंने बताई दी है। परजीव होते हैं, परभक्षी होते हैं, परपोषी होते हैं। ओके, तो दूसरा हमारा इसका समूह है कसाभिक। दूसरा है कसाभिक। ओके, कसाव, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि इनके जो शरीर होगा, इनका जो कवच होगा, इनकी बाह्य संरचना पर कसाब चलन गमन के लिए सहायक अंग जो होगा, चलने के लिए सहायक अंग होगा, वो कसाब होगा। कसाब पतली लंबी बाल की तरह संरचना होते हैं। संख्या में 1 से 9 तक हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं हो सकते, लेकिन पक्षमाप ज़्यादा होते हैं। ओके, तो ये कहाँ रह सकते हैं? यह परजीव होते हैं। चूँकि हमने प्रोटोजोआ का जो संघ है उसमें ही पढ़ा कि प्रोटोजोआ जगत के जीव परजीव होते हैं, तो ये परजीव है और इनके शरीर पे कसाब पाया जाता है। एक बीमारी उत्पन्न करते हैं जिसे कहते हैं निंद्रालु व्याधि, स्लीपिंग सिकनेस। ओके,
स्लीपिंग सिकनेस उत्पन्न करने वाला कसाभिक प्रोटोजोआ का नाम है ट्रिप्नोसोमा। ट्रिप्नोसोमा, ओके। तो ट्रिप्नोसोमा के ऊपर कसाब पाया जाता है। यह बीमारी उत्पन्न करने वाला प्रजीव है और उस बीमारी का नाम है स्लीपिंग सिकनेस। तीसरा समूह है इसमें पक्षमाभी। पक्षमाभी प्रोटोजोआ। देखिए, कसाभी में कसाब होते हैं, पक्षमाभी में पक्षमाभ होते हैं, ओके। पक्षमाभ ऐसे छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं शरीर के बाहर इस तरीके की, और पक्षमाभ जो होते हैं वो इस तरीके की बड़ी सी संरचना होती है, बाल की संरचना, बाल जैसी, ओके। जैसे युगलिना में पाया जाता है। ये कसाब होते हैं छोटे छोटे, और ये बड़े से, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। डायनोफ्लैजिलेटेड में हमने पढ़ा था 2 कसाब पाए जाते हैं। तो इसमें पक्षमाभ पाया जाता है चलने के लिए, गति करने के लिए, और ये जलीय जीव है, बहुत सक्रिय रहते हैं क्योंकि इनकी शरीर पे ये पक्षमाभ जो है इनको बहुत सक्रिय बनाता है, और हजारों की संख्या में पक्षमाभ प्रेजेंट उपस्थित होता है। इनके शरीर में एक गुहिका पाई जाती है। आपने सुना होगा चप्पल के आकार का होता है एक संरचना जिसे पैरामीशियम कहते हैं। चलिए इसको पैरामीशियम में बदल देते हैं। ये रहा। ये किस जगत में आता है पैरामीशियम? प्रोटोजोआ जगत में। इस तरीके की संरचना होती है कुछ। ये बाहर की तरफ इसकी पैलिकल्स बना देते हैं। इस पे ये छोटी 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 असंख्य, हजारों की संख्या में पक्षमाभ उपस्थित होंगे। ओके, यही इसको चलने में सहायता देते हैं, यही इसको गतिशील बनाते हैं। ओके, तो इनके बाहर की तरफ एक ये जो संरचना दिख रही है जिसको ग्रसिका या गुहा कहते हैं, ये बाहर की तरफ खुलती है। इन्हीं से ये अपने भोजन को लेते हैं और जो वेस्ट चीज़ें होती हैं इनके शरीर की वो बाहर फेंकते हैं। ओके, तो ये है पैरामीशियम। ओके, इसकी गति के कारण ही ये चल पाते हैं। इसकी गति और जल की सहायता से भोजन को इसके शरीर के अंदर धकेला जाता है। यहाँ इसकी गुहिका एक ग्लेद से कह सकते हैं। ओके, चौथा है स्पोरोजोआ। इस समूह में विविध जीवधारी आते हैं, अलग अलग तरीके के जीव इसमें आ सकते हैं। देखिए, जिनके जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य बीजाणु जैसी अवस्थाएं पाई जाती हैं। स्पोरोजोआ, आपको सबसे पहला उदाहरण बता दूं, मलेरिया उत्पन्न करने वाले। मलेरिया उत्पन्न करने वाले जीव का क्या नाम है? प्लाज्मोडियम। ओके, तो वो स्पोरोजोआ है, स्पोर बनाते हैं और उससे बीमारी उत्पन्न करते हैं। तो मलेरिया उत्पन्न करने वाले प्लाज्मोडियम स्पोरोजोआ, जो कि किस जगत में आते हैं? प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा के किस समूह में? प्रोटोजोअन। ओके, तो स्पोरोजोआ नेक्स्ट समूह है, स्पोरोजोआ। तो मलेरिया के जीवाणु मलेरिया उत्पन्न करने वाले स्पोरोजोअन का नाम है प्लाज्मोडियम। यह एक परजीव होता है और इसके जीवन काल संक्रमण द्वारा होता है। जीवन काल में संक्रमण करने के लिए बीजाणु अवस्था पाई जाती है। यह मानव की जनसंख्या पे बहुत ज़्यादा असर डाल रहा है ये। तो बस इतना ही है कि आप इसकी संक्रमण अवस्था लास्ट में जी जाएगी आपके। मलेरिया का पूरा जीवन चक्र है, आप 12th में पढ़ेंगे कि किस तरीके से मलेरिया को अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए 2 होस्ट चाहिए, 2 परिजीव चाहिए, एक तो मच्छर और दूसरा मानव। ओके, एक में अलैंगिक जनन करता है, दूसरे में लैंगिक जनन। इसको विस्तार से हम आगे पढ़ेंगे जब आपके आएगा, लेकिन अभी सिर्फ इतना ही। यह एक परजीव है और उदाहरण है मलेरिया, और ये संक्रमण अवस्था में बीजाणु उत्पन्न करता है। जीवन चक्र में संक्रमण करने के लिए बीजाणु की अवस्था इसमें पाई जाती है, बीजाणु उत्पन्न करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा 5 जगत जो विटेकर ने दी थी, उसमें 2 जगत हमने पढ़ ली, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। तीसरा जगत हम लेने जा रहे हैं और तीसरा जगत है फंजाई और कवक। तो फंजाई और कवक लेते हैं। तीसरी जगत है RH विटेकर के अनुसार कवक जगत।
जिसको फंजाई जगत भी कहते हैं। ओके, यह जगत बहुत ही अद्भुत होती है क्योंकि ये हर तरीके के आवास में मिलती हैं। नम रोटी, सड़े गले खाना, ये रोग भी करते हैं और ये फायदेमंद भी होते हैं, हानिकारक भी होते हैं और कई लाभदायक भी होते हैं। ये परपोषी होते हैं, सड़े गले चीज़ों के ऊपर उगते हैं, अर्थात ये परपोषी होते हैं। मतलब अपना खाना उन सड़े गले पादपों से लेते हैं। तो कवक जगत सर्वव्यापी होता है, जल थल वायु हर जगह पे मिलता है, जहाँ पर संभव हो सके वहाँ कवक मिलेगा। रोटी से लेकर के रोटी, संतरे, हर चीज़ जो सड़ेगा उन सड़े का कारण कवक है, कवक उनके ऊपर दिखेगा। सामान्यतः छत्रक कह सकते हैं या कुकुरमुत्ता जो होता है, कुकुरमुत्ता देखा होगा, मशरूम जिसे कहते हैं, वो भी कवक है। सरसों की पत्तियों पर सफ़ेद सफ़ेद धब्बे लग जाते हैं, सफ़ेद केट, वो भी कवकों के कारण होता है। खमीर उठता है, एक कोशिकीय कवक जो होता है, ईस्ट का उपयोग हम करते हैं खमीर उठाने में। डोसा बनाते हैं, इडली बनाते हैं खमीर उठा करके, तो एक कोशिकीय ईस्ट होती है, वो भी एक फंजाई है। एक कोशिकीय, बाकी जो हम पढ़ रहे हैं बहुकोशिकीय है ना, इसमें बहुकोशिकीय आमतौर पे मिलते हैं, लेकिन एक कोशिकीय जो है कवक, उसका नाम बता रही हूँ, ईस्ट, जो उपयोगी है हमारे लिए, खमीर के रूप में उपयोग किया जाता है। और भी कई उपयोगी हैं। खमीर का उपयोग आपको पता है, ईस्ट का उपयोग जलेबी बनाने में, बियर बनाने में, इन सब चीज़ों को बनाने में किया जाता है। लेकिन यह रोग भी उत्पन्न करते हैं, मनुष्य, जंतु और पौधों में रोग उत्पन्न करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं, ये रोग भी उत्पन्न करते हैं। तो रोग उत्पन्न करने वाले कवक रोग भी उत्पन्न करते हैं, जैसे कि उदाहरण गेहूं का कीट रोग पक्सीनिया नाम के कवक की वजह से होता है। उपयोगी में अभी जस्ट मैंने उपयोग में बताया, एक कोशिकीय ईस्ट जो होते हैं वो खमीर उत्पन्न करने में मदद करते हैं, प्रतिजेव उत्पन्न करने में भी मदद करता है, जैसे पेनिसिलियम। तो लाभदायक में खमीर उत्पन्न करने के लिए, प्रतिजेव उत्पन्न करने के लिए आदि, और नुकसानदेह में अगर हानिकारक में इसका कर लें तो रोग उत्पन्न करने के लिए काम आता है। ओके, तो यह एक परपोषी है, सर्वव्यापी है, हर जगह मिलता है, सड़े गले चीज़ों से अपना पोषक तत्व लेता है। यह लाभदायक भी होता है और हानिकारक भी होता है। लाभदायक में एक कोशिकीय ईस्ट होते हैं जो खमीर को उत्पन्न करने के काम आते हैं, कुछ प्रतिजेव उत्पन्न करने के काम आते हैं जैसे पेनिसिलियम, और यह जंतुओं में रोग, जंतु, मनुष्य, पौधों में रोग भी उत्पन्न करता है, जैसे गेहूं का कीट रोग पक्सीनिया नाम के कवक के कारण उत्पन्न होता है। ओके, चूंकि सड़े गले पौधों से, सड़े गले जो चूंकि यह मृत पोषी हैं और सड़े गले चीजों से अपने पोषण तत्वों को लेते हैं, इसलिए ये मृतजीवी कहलाते हैं। ओके, और जो फंजाई सजीव पौधों और जंतुओं पर निर्भर करते हैं अपने कार्बनिक पदार्थों के लिए, अपने पोषण के लिए, उनको परजीव कहते हैं। ये शैवाल और लाइकन के साथ जुड़ करके एक सहजीवी जीवन का निर्वाह करते हैं, और यह उच्च पौधों की जड़ों में भी पाए जाते हैं और उनके साथ भी जुड़ करके सहजीवी का कार्य, सहजीवी दोनों आपस में मिलके, आपने लाइकन का पढ़ा होगा, शैवाल और कवक दोनों आपस में जुड़ करके और एक संरचना बनाते हैं जिसे लाइकेन कहते हैं। शैवाल के अंदर प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता है और कवक के अंदर पानी अवशोषित करने की क्षमता है। तो शैवाल के लिए पानी अवशोषण का कार्य कवक करता है और पानी अवशोषण करके शैवाल को देता है कवक, और शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन उत्पन्न बनाता है और फिर दोनों आपस में बांट लेते हैं। ओके, ये भी भोजन उससे ले लेता है, तो अर्थात ये पानी अवशोषित करके शैवाल को देता है और शैवाल पानी से उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन उत्पन्न करता है। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर आश्रित है, दोनों एक दूसरे के ऊपर आश्रित है, और इस तरीके की संरचना दोनों से मिलकर बनती है, उसे कहते हैं सहजीवी जीवन। ओके, यह उच्च वर्गीय पादपों की जड़ों में भी पाया जाता है। जो जड़ें पूरी तरह से सक्रिय नहीं होती, जल अवशोषित नहीं कर पाती, तो उनके जड़ों में कवक पाया जाता है, और कवक नम
पदार्थों को अवशोषित, वातावरण से नमी को अवशोषित करके जल प्रदान करता है उन जड़ों को। तो सहजीवी सहजीवी के तौर पे भी ये पाए जाते हैं। तो मृतपोषी भी हैं, परपोषी और सहजीवन भी, यह फंजाई में सहजीवन भी देखने को मिलता है। तो इनकी अगर संरचना का लें तो यह संरचना के आधार पे इनकी पादपकाएं शाखित होती है, तंतुमय होती है ना, और कवक तंतुआं, जैसे हाइफा भी इंग्लिश में कहते हैं, का बना होता है। इनके पादप शरीर जो होता है वो शाखित, तंतुमय और कवक तंतुओं से बना होता है। ओके, R.H. विटेकर के अनुसार तीसरी जगत कवक फंजाई जगत है। पहला मोनेरा हमने पढ़ लिया, प्रोटिस्टा पढ़ लिया, अब हम कवक जगत ले रहे हैं। ओके, कवक जगत जो है इसको फंजाई भी कहते हैं। और देखिए, जीव जगत में इनका विशेष और अद्भुत स्थान है। ये परपोषी होते हैं और हर एक तरीके की वास में पाए जाते हैं, सर्वव्यापी होते हैं। अर्थात सर्वव्यापी कैसे? ये जल, थल, वायु, जहाँ भी संभव है जीवन वहाँ मिल जाते हैं। ये सड़े गले चीज़ों के ऊपर उगते हैं, जैसे रोटी, ये संतरे का सड़ना कवकों के कारण ही होता है। कोई भी चीज़ सड़ती है तो ज़्यादातर कवकों के कारण। आपने मशरूम देखा होगा, छत्ता, है ना, मशरूम जो होती है वो भी कवक ही है एक प्रकार के। सरसों की पत्ती पे सफ़ेद धब्बे जो आते हैं कवक के कारण ही होता है। ये बहुकोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय में इसका उदाहरण है ईस्ट। ओके, बहुकोशिकीय होते तो इसकी संरचना कैसी होगी? इसकी संरचना तंतुमय जाल के समान होगी। ओके, तंतुमय जाल के समान, खूब सारे जाल की तरीके का होगा ये। इस प्रकार की जालीनुमा संरचना होगी तंतुमय। ओके, और इनके ये जो दिख रहे हैं ये है बीजाणुधानी। ओके, इसमें बीजाणु का निर्माण होता है जनन के लिए। तो यह तंतुमय, खूब सारे तंतु जुड़ करके आपस में तंतुमय एक जाल का निर्माण करते हैं। ओके, तो ये हर जगह पाए जाते हैं। मनुष्य, जंतु और पौधों में रोग भी उत्पन्न करते हैं और यह फायदेमंद भी होते हैं। ऐसा नहीं कि फायदेमंद नहीं होते हैं, ये उपयोगी भी होते हैं। तो यह रोग भी उत्पन्न करते हैं और उपयोगी भी होते हैं। उपयोगी कैसे? जैसे एक कोशिकीय मैंने बताया, इनमें होती हैं ईस्ट, उनका उपयोग हम खमीर बनाने में करते हैं। पेनिसिलियम, उनका उपयोग प्रतिजैव बनाने में करते हैं। और हानिकारक रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे कि गेहूं में कीट रोग। ओके, पक्सीनिया करता है, पक्सीनिया नामक कवक करता है। तो ये सरसों की पत्तियों में सफ़ेद धब्बे, ये इन कवकों के कारण ही आता है। तो इनका लाभ है और नुकसान भी है। इनकी संरचना के बारे में यदि हम पढ़ें तो एक कोशिकीय ईस्ट को छोड़ के बाकी सारे कवक के पादपकाय शाखित और तंतुमय होते हैं। हाइफा जिसको इंग्लिश में कहते हैं कवक तंतु, अभी मैंने दिखाया आपको चित्र में। इन कवक तंतुओं में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है और एक जाल के समान संरचना बना लेते हैं, कवक जाल बना लेते हैं। कवक जाल को इंग्लिश में कहते हैं माइसीलियन। तो ईस्ट एक कोशिकीय को छोड़ करके कुछ कवक तंतु सतत नलिकाकार होते हैं और इनमें बहुकेंद्रकीय कोशिका द्रव भरा होता है। पटहीन होते हैं, बहुकेंद्रकीय होते हैं और संरचना जो होती है इनकी बहुत सारी केंद्रकों की बनी होती है। ओके, और इस प्रकार की संरचना को सकोशिकी संरचना कहते हैं। ओके, तो अधिकांश जो कवक तंतु होते हैं उनमें पट पाए जाते हैं। कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है, याद रखिएगा, वो प्रोटीन की काइटिन की बनी होती है, यानी कि कोशिका भित्ति काइटिन और पॉलीसेकेराइड शर्करा के द्वारा बनी होती है। ओके, यह परपोषी होते हैं। अगर इनको पोषण की दृष्टि से लें, ये तो संरचना थी, पोषण की दृष्टि से लेते हैं ये परपोषी होते हैं। अपना खाना स्वयं नहीं बनाते, अपना खाना अपने परजीव से लेते हैं, या तो मृतपोषी से लेते हैं या सहजीवन यापित करते हैं। देखिए, मृतपोषी सड़े गले चीज़ों से अवशोषित करना, परजीवी किसी भी सजीव पादप या जंतु के अंदर रह के उनसे अपना पोषक तत्व भक्षण करना, लेना। और सहजीवी जुड़ करके, साथ मिल करके, जैसे शैवाल के साथ कवक मिल करके एक संरचना बनाती है, आपने पढ़ा होगा 10वीं में, लाइकन। ओके, और उच्च वर्ग के पादप के जो जड़ें होती हैं उनके साथ मिल करके कवक मूल बनाती है, माइकोराइजा।
तो यह सहजीवन है। देखिए मैं हल्का सा बता देती हूँ आपको। शैवाल और कवक दोनों मिलकर लाइकेन नाम की जो संरचना बनाती है, उनमें पोषण किस प्रकार होता है। कवक अपना खाना खुद नहीं बना सकता, लेकिन जल को अवशोषित करने की इसमें क्षमता होती है। तो यह जल अवशोषित करता है और जल अवशोषित करके शैवाल को देता है, और शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाती है। तो दोनों के इस मिले जुले रूप को लाइकन कहते हैं, और ये सहजीवी जीवन यापन करते हैं, एक दूसरे को मदद करके एक दूसरे के लिए खाना बनाते, एक दूसरे के लिए काम आते हैं। यह पानी अवशोषित करता है, और जो शैवाल होता है वो पोषक प्रकाश संश्लेषण करता है। तो कवक जल अवशोषण करने का काम करता है, और शैवाल इनके लिए उस जल को लेके और प्रकाश संश्लेषण करता है, और इन दोनों के मिले जुले इस प्रकार की संरचना को लाइकन कहते हैं, जो कि एक सहजीवन का अच्छा उदाहरण है। ओके, कवक मूल भी इसी तरीके का उदाहरण है। जड़ों में कवक लग जाती हैं, और वो जड़ें जो अपना जल अवशोषित नहीं कर पाती हैं, तो ये कवक उन जड़ों को नमी से, वातावरण की नमी से जल अवशोषित करके, मृदा की नमी से जल अवशोषित करके उन जड़ों को देती हैं, और फिर वो जड़ें बढ़ती हैं। ओके, तो यह था इनका पोषण के आधार पे। नेक्स्ट है इनमें जनन किस प्रकार का होगा। देखिए कवकों में कायिक जनन, कायिक खंडन, विखंडन, मुकुलन, ये सब विधियां पाई जाती हैं। ये सब अलैंगिक जनन विधियां हैं। अलैंगिक जनन के अंदर इसमें कोनिडिया यानी कि बीजाणुधानी बनते हैं, और बीजाणुधानी में चल अचल दोनों तरीके के बीजाणु द्वारा होता है। लेकिन लैंगिक जनन जो होता है, लैंगिक जनन ऊस्पोर, एस्कस बीजाणु या बेसिडियम बीजाणुओं द्वारा होता है। याद रखिएगा, उन बीजाणुओं का नाम ऊस्पोर, एस्कस और बेसिडियम बीजाणु होते हैं, और ये बीजाणु एक विशेष प्रकार की संरचना में बनते हैं। उस संरचना को कहते हैं फलनकाय। ओके, तो लैंगिक जनन की कुछ प्रावस्थाएं होती हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो लैंगिक जनन की जो प्रावस्थाओं में पहला है, यदि दो चल या अचल युग्मकों का जनन पढ़ रहे हैं तो युग्मक होगा, लैंगिक जनन है तो लैंगिक जनन युग्मकों के द्वारा ही होता है, आपको पता ही है। यदि दो चल और अचल युग्मक के प्रोटोप्लाज्म आपस में जुड़ते हैं, संलयित होते हैं, तो उसे कहते हैं प्लाज्मोगेमी। क्या कहते हैं? प्लाज्मोगेमी। तो लैंगिक जनन की प्रावस्था या 3 सोपान है। यदि दो चल या अचल युग्मक के प्रोटोप्लाज्म जुड़ते हैं तो उन्हें प्लाज्मोगेमी कहते हैं। यदि दो केंद्रक जुड़ते हैं तो केंद्रक संलयन कहते हैं। केंद्रक जुड़ते हैं तो केंद्रक संलयन कहते हैं। परंतु देखिए नीचे एक दे रहा है द्विकेंद्रक प्रावस्था। यह क्या है? देखिए आपको पता है कि युग्मनज मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन के कारण 2 अगुणित बीजाणु बनते हैं। ओके, वो दोनों जुड़ते हैं तो 2 अगुणित कवक तंतु आपस में पास आते हैं, जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद दो दुगुणित कोशिकाओं में संलयन के तुरंत बाद एक दुगुणित कोशिका बनती है। 2 दुगुणित कोशिकाओं के जुड़ने से यदि एक दुगुणित कोशिका बनती है। बट यहां देखिए फंजाई, एक और अन्य फंजाई है, एक मध्यवर्ती द्विकेंद्रक अवस्था, अर्थात कह सकते हैं एक कोशिका में 2 केंद्रक, और यहां एक कोशिका से 2 कोशिका बन रही है। ओके, दुगुणित कोशिका से 2 दुगुणित कोशिका बन रहे हैं, और यहां एक कोशिका में 2 केंद्रक बनते हैं, और ऐसी परिस्थितियों को कहते हैं केंद्रक युग्मन, तथा इस अवस्था को कहते हैं द्विकेंद्रक प्रावस्था, 2 केंद्रक प्रावस्था। ओके, तो कुछ फंजाई में 2 दुगुणित कोशिकाओं में जुड़ते हैं और उसके तुरंत बाद एक कोशिका बनती है। 2 दुगुणित कोशिकाओं से एक दुगुणित कोशिका बनती है। परंतु फंजाई एस्कोमाइसिटिस, जो आगे हम इसके समूह को पढ़ेंगे, उसमें एक कोशिका में 2 केंद्रक बनते हैं। कोशिका उससे नहीं बन रही, इसमें 2 कोशिकाओं के जुड़ने से एक कोशिका बनती है, और इसमें एक कोशिका के अंदर 2 केंद्रक बनते हैं। इसे केंद्रक युग्मन कहते हैं और द्विकेंद्रक की प्रावस्था कहते हैं, याद रखिएगा। ओके, और बाद में पैतृक जो केंद्रक संलयन हो जाते हैं और 2 कोशिका दुगुणित बन जाती है और फंजाई फलनकाय बनती है, जिसके न्यूनीकरण विभाजन होता है और इसके कारण अगुणित बीजाणु बनते हैं।
ओके। अब इसके अगर हम समूह के बारे में बात करते हैं तो कवक के 4 समूह हैं। कवकों को 4 समूह में बांटा गया है। पहला है फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। फाइको, एस्को, बेसिडो और ड्यूटेरोमाइसिटीज। ओके, जिसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। इसके अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।